रायपुर की होनहार बेटी दामिनी में अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा आया तो उसमें सबसे बड़ा योगदान उनके परिवार और खास तौर से उनकी मां का रहा। माधुरी सेन को सबसे पहले जब बेटी हुई तो मां की आंखें उसे देखकर मानो पत्थर हो गईं। परिवार के लोगों ने बेटी को अशुभ बना दिया क्योंकि उसके हाथ नहीं थे। एक तरफ दामिनी के साथ कुदरत ने मजाक किया तो दूसरी तरफ समाज के तानों ने मां के कलेजे को छलनी कर दिया। लेकिन माधुरी ने खुद को संभाला और उसी दिन तय कर लिया कि वो बेटी को इस कदर मजबूत बनाएंगी कि दुनिया में उसकी मिसाल दी जाएगी। और हुआ भी यही। मां ने बेटी दामिनी को ऐसा हुनर सिखाया कि उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। आज मां माधुरी को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को दामिनी पर फक्र है। दामिनी के साथ साथ उनकी मां को बेटी के लिए हर कदम पर इम्तिहान देना पड़ा। जब बिटिया जिंदगी की ABCD पढ़ने लायक हुई तो तमाम स्कूलों ने एडमिशन लेने से इनकार कर दिया। स्कूलों की दलील थी कि दामिनी सामान्य बच्चा नहीं है, ऐसे में वो सामान्य बच्चों की तरह पढ़ लिख नहीं पाएगी। लेकिन दामिनी की मां ने हार नहीं मानी। बेटी को हुनर सिखाने के लिए मां ने दिन रात एक कर दिया। पहले वो खुद पैरों से लिखना सीखती और बेटी को भी सिखाती। दामिनी ने शुरुआती तालीम मां के पैरों से ली और पैरों से ही पेंटिंग बनाना सीखा। आज बेटी के हुनर की हर जगह तारीफ हो रही है। रायपुर से देवेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये तो थी दामिनी की कहानी जो अपनी मेहनत, हुनर और माँ के सपोर्ट से अपनी जिंदगी में कुछ मकाम हासिल कर पाए। लेकिन ऐसी दामिनी अब भी हैं जिनकी जिंदगी में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। दामिनी जैसे दिव्यांगों के लिए संसद में डिसेबिलिटीज बिल 2016 पास हो चुका है। ये बिल कैसे इन बच्चों की मदद कर सकता है, आज के मनी गुरु में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं जितेंद्र सोलंकी, जो फाउंडर हैं JS फाइनेंशियल एडवाइजर्स के। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप इस इनफैक्ट देखा जाए तो इस फील्ड से भी जुड़े हुए हैं, फाइनेंशियली भी चीजों को समझते हैं, एडवाइस करते हैं। अगर हम कुछ आंकड़ों पर नजर डालें जो काफी चौंकाने वाले हैं, सेंसस 2011 के मुताबिक करीब 2.21% यानी 2% से ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जो कि दिव्यांगों के अंदर आती है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि 2001 और 2011 यानी इन 10 सालों में लगभग 22% का इजाफा इस संख्या में देखने को मिला है। ऐसे में और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है उन फैमिलीज के लिए जहां पर स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन हैं कि वो अपने बच्चों के फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर करें। आप अपना कोई पर्सनल अनुभव यहाँ पर बताना चाहेंगे? आपके पास कई लोग आते हैं, कई फैमिलीज आती हैं, आप इस फील्ड से भी जुड़े हुए हैं। क्या एक्सपीरियंस आपका रहा है सो फार? देखिए, आंकड़ों के बारे में जैसे आपने बताया तो एक बहुत लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है जो इस कैटेगरी में आता है डिसेबल्ड में, और हमने देखा है कि इसमें इंक्रीज भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो फैमिलीज़ के साथ जब मैंने डील किया तो पता लगा कि इंडिया के अंदर एक तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, हमारे यहाँ सोशल एक्सेप्टेंस है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं इन फैमिलीज़ को प्रॉपर प्लानिंग की तरफ रोकते हैं। ऑब्वियसली एक लिमिटेड रिसोर्सेज और क्या गवर्नमेंट प्रोविजंस हैं, उसके अलावा क्या क्या बेनिफिट वो ले सकते हैं। जब हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं, US, UK और इन सब कंट्रीज़ को जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारे यहाँ प्रोविजन बहुत ही लिमिटेड है। तो इन सब को अगर हम देखते हैं तो स्पेशल नीड चिल्ड्रन जो फैमिलीज़ होती हैं उनके मन में एक झिझक होती है प्लानिंग करने की भी, और साथ साथ इन एंड अराउंड सोसाइटी में कैसा एनवायरनमेंट मिलता है, क्या एक्सेप्टेंस होता है। तो ये सब फैक्टर्स काम करते हैं इन फैमिलीज़ को प्लानिंग की तरफ या बच्चे के फ्यूचर की तरफ प्लान करने के लिए तैयार होने के लिए। तो एक बहुत बड़ा गैप है इन फैमिलीज़ के लिए, फाइनेंशियली प्रिपेयर करने के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, और प्रोविजंस की बहुत ज़्यादा कमी है। तो जो डिसेबिलिटी बिल है ये बहुत टाइम से पेंडिंग था, और इसका एक जो सबसे बड़ा जो फैक्टर था डिसेबिलिटीज बिल की तरफ वो ये था कि डिसेबल्ड पर्सन को राइट टू इक्वलिटी मिले। 2007 में UN कन्वेंशन साइन किया था इंडिया ने राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज। उसी को अगर लिंक किया जाए तो ये उसी से प्रेरित होकर ये डिसेबिलिटी बिल को पास किया गया। और अगर
काफी समय इस पे लग गया। इनफैक्ट यूपीए सरकार भी 2014 में लाई थी, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं और उसके बाद अब फाइनली 2016 में इस विंटर सेशन में, हालांकि और कुछ प्रोडक्टिविटी यहाँ पर इस बार नहीं देखने को मिली, लेकिन ये एक पॉजिटिव खबर खासतौर पर जो ऐसी जनता है 2% जनता जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इस बिल की कुछ बारीकियां आप हमें बताइए कि इस बिल में क्या प्रोविजन है। सरकार इससे पहले भी दिसंबर 2015 यानी ठीक 1 साल पहले एक एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन लॉन्च कर चुकी है और उसके तहत भी कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं, सरकारी बिल्डिंग्स हैं, उन्हें डिसेबल फ्रेंडली बनाया जाए। ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो कितना काम हुआ है इस 1 साल में और इस बिल से क्या बदलेगा? देखिए, इस बिल से एक तो बहुत ज़्यादा प्रोविज़न जो बहुत टाइम से अटके हुए थे, जो बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं कर रहे थे और बार बार ये नीड अराइज हो रही थी कि डिसेबल्ड पर्सन हैं उनके लिए भी काम किया जाए। तो मेरी राय में इस बिल से एक स्टार्टिंग तो हुई है। तो अगर आप प्रोविज़न की तरफ ध्यान दें तो जो डिसेबिलिटीज़ की डेफिनेशन है उसको इंक्रीज़ किया गया है, 21 डिसेबिलिटीज़ को डिफाइन किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अधिकार मिल गया है कि वो इन डिसेबिलिटीज को और डिसेबिलिटीज को ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकती है। तो वो एक कांस्टेंट या एक फिक्स डिसेबिलिटीज की डेफिनेशन नहीं रह गई है, अब वो एक प्रोविजन किया गया है। एसिड अटैक है, पार्किंसन डिजीज है, इस तरह की जो डिसेबिलिटीज हैं उनको भी हमने देखा है कि पहली बार इस बिल के अंदर ऐड किया गया है। इसके अलावा अगर हम और प्रोविजन देखें तो गवर्नमेंट को जो इससे लिंक है या इसके ऊपर जो काम करती हैं उनको ये अधिकार दिया गया है कि डिसेबल की तरफ वो काम करें आगे चल के। और इसके अलावा जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी हम जिसको बोलते हैं कि जो मिनिमम जिसकी 40% डिसेबिलिटी होती है, उनको रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में लैंड बाय करने में, प्रॉपर्टी परचेज करने में उनके रिजर्वेशन को इंक्रीज किया गया है। लैंड अगर आप परचेज करते हैं तो उसको 3 से 5% बढ़ाया गया है। अगर जॉब में रिजर्वेशन की बात करते हैं या एजुकेशन उसमें तो 3 से 4% किया गया है। सो ये कुछ एक प्रोविजन है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये लीगल गार्डियनशिप देने का जो है अधिकार मिल गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। इसके साथ ही चीफ कमिश्नर और स्टेट कमिश्नर उनको अधिकार मिल गए हैं, उनको और मजबूत किया गया है, ग्रेवेंसेस को वो सुन सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप बिल का एक बारीकी से अगर देखेंगे तो एक प्रोविजन है जहां पे अगर आप जॉब करते वक्त डिसेबल्ड हो जाते हैं तो कंपनी आपको हटा नहीं सकती है, बल्कि कंपनी को आपकी क्षमता के अनुसार उसी सैलरी के बराबर आपको दूसरी जॉब पे रखना पड़ेगा। तो इस तरह के जब हम प्रोविजन या प्रावधान की हम बात करते हैं तो जो एक बहुत टाइम से अटका हुआ था, जो बहुत टाइम से एक डिमांड थी कि डिसेबल्ड को भी एक पूरा राइट मिले, उनको भी आगे बढ़ने के जो राइट्स हैं या उनको अपॉर्चुनिटीज हैं वो मिले, तो मेरी राय में उसके लिए एक अच्छा स्टार्ट हुआ है। जी, इनफैक्ट ऐसे बच्चों के लिए राइट टू फ्री एजुकेशन इसे भी शामिल किया गया है कि ये अधिकार सबको मिले। और जैसा जितेंद्र आपने बताया कि 4% का आरक्षण सरकारी नौकरियों में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में दिया जाए। इसके अलावा इसमें एक प्रस्ताव भी है कि ऐसे बच्चों की, ऐसे लोगों की मदद करने के लिए, फाइनेंशियल हेल्प के लिए एक फंड बनाया जाए। ग्राउंड लेवल पर क्योंकि आप काफी लोगों से मिलते हैं, क्या चेंजेस आप देख रहे हैं पिछले 2 साल में या फॉर दैट मैटर पिछले 2 से 3 सालों में? क्या फर्क आपने देखा है? क्या लोगों में भी वो सेंसिटिविटी आप देख रहे हैं और कितनी जागरूकता है ऐसी फैमिलीज में कि ऐसे बच्चों के लिए जो स्पेशल नीड्स है उनकी, उसको पूरा करने के लिए वो फाइनेंशियली तैयार हैं या फिर नहीं? जागरूक अगर पिछले 2-3 साल को देखो तो काफी सारी एनजीओ हैं, इंस्टीट्यूशन हैं जिन्होंने इस तरफ काम किया है और अच्छा काम किया है। एक काफी अच्छी जागरूकता आई है। हम देखते हैं 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाया जाता है पूरी दुनिया में, अब हिंदुस्तान में भी मनाया जाता है। बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जिससे और सोसाइटी में और जागरूकता फैलती है। तो काम तो अच्छा हो रहा है, लेकिन जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा, एक तो लैक ऑफ रिसोर्सेज है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। हिंदुस्तान में आप डेवलप वर्ल्ड में देखेंगे और हिंदुस्तान में कंपैरिजन करेंगे तो शायद अभी तक शुरुआत ही नहीं हुई थी। जो हमारे अभी ऐसी शुरुआत नहीं कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं या दूसरी कंपनीज हैं जिन्होंने इस तरफ बिल्कुल, केवल LIC को हम छोड़ दें तो LIC ने काफी टाइम पहले स्पेशली एबल्ड या डिसेबल्ड के लिए खास प्रोडक्ट निकाले थे, बट उसके अलावा किसी और कंपनी ने अभी इस तरफ काम नहीं किया है।
हाल ही में स्टार हेल्थ ने ऑटिज्म के लिए हेल्थ इंश्योरेंस निकाला था। पर शायद लिमिटेड ऑप्शंस हैं जो अवेलेबल हैं। जी हाँ, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं और उसी लिमिटेड ऑप्शंस में फिर पूरा प्लानिंग करना पड़ता है। बट अगर आप देखें इनकम का, अगर देखें तो इनकम लिमिटेड होती है, लेकिन जब आप खर्चों की तरफ देखते हैं स्पेशली एबल्ड फैमिलीज के लिए तो खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन फैमिलीज को पीछे खींच देती है किसी भी तरह की प्लानिंग करने के लिए। जी, तो ऑब्स्टेकल्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन आज मनी गुरु पर हम यही कोशिश करेंगे आपसे जानने की कि एक साथ 2 जनरेशंस की प्लानिंग करनी है। न सिर्फ पेरेंट्स को अपने लिए प्लानिंग करनी है, अपने रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि उनके बाद उनके बच्चों की देखभाल कौन करेगा, ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इसके साथ साथ जो आम इंश्योरेंस होता है या आम तरह से जो लोग सवाल पूछते हैं या जानना चाहते हैं, उनकी प्लानिंग में और स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन की प्लानिंग में क्या अंतर आप देखते हैं? आज इस शो के जरिए, इस जी बिजनेस के माध्यम से कुछ बातें आप बताना चाहेंगे दर्शकों को और ऐसी फैमिलीज को कि वो कैसे अपनी प्लानिंग बेहतर कर सकते हैं? देखिए, जब स्पेशली एबल्ड फैमिलीज की हम प्लानिंग की बात करते हैं और हम जब ट्रेडिशनल प्लानिंग को करें तो स्पेशल नीड्स प्लानिंग फैमिलीज के लिए प्लानिंग इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। ट्रेडिशनल प्लानिंग तो उसमें इन्वॉल्व होती है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। जैसा आपने कहा कि ये 2 जनरेशन का प्लानिंग है। एक तो बच्चे की पूरी जनरेशन है, बच्चा अगर लाइफ लॉन्ग सपोर्ट उसको चाहिए होता है तो उसकी पूरी लाइफ की प्लानिंग होती है, उसके साथ साथ खुद की लाइफ की प्लानिंग होती है। अब क्योंकि हमारे यहाँ बहुत फैमिलीज के पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो उनको कुछ खास कंसिडरेशन करना पड़ता है जब वो प्लानिंग कर रहे होते हैं। अब अगर मैं शुरुआत करूं तो बच्चे की जो भी लाइफ स्टेजेस होती हैं, हर लाइफ स्टेज पे बदलाव आता है। बच्चे के बिहेवियर में बदलाव आएगा। 3 से 5 साल है, उसके बाद एडल्ट फेज में ट्रांजिशन होता है, फिर पेरेंट्स का रिटायरमेंट होता है, उसके बाद किसी पे डेथ होती है, पहले पेरेंट की, दूसरे पेरेंट की। ये सब वो इस तरह की लाइफ स्टेजेस होती हैं जहाँ पे फैमिली को एक फाइनेंशियल प्रेशर फील होता है, जहाँ पे प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। तो फैमिलीज को बहुत ज़रूरत है इस तरह के, जो सबसे पहला फैक्टर है वो ये कि इस बच्चे की लाइफ स्टेज को देखते हुए वो उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करे या उन लाइफ स्टेजेस को आइडेंटिफाई करे जहाँ पे कि फाइनेंशियली या लीगली उनको प्लान करना पड़ेगा। तो अगर पहले से प्लान किया हुआ है तो अकोमोडेट करना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन अकस्मात अगर आप प्लानिंग करते हैं तो फिर उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि रिटायरमेंट को हम लेते हैं, रिटायरमेंट में कॉपर्स भी चाहिए, उसके बाद बच्चे के भी एक्सपेंसेस होंगे, खुद के भी एक्सपेंसेस होंगे। तो ये लाइफ स्टेजेस को आइडेंटिफाई करते हुए और किस लाइफ स्टेज पे क्या नीड अराइज होगी, उसको हम कैसे डील कर सकते हैं, ये प्लान करना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट आपने जितने 7 स्टेप्स यहाँ पर बताए, एक तो आपने कहा कि स्टेजेस प्लान करें कि जब बच्चा ऑलमोस्ट मान लीजिए कि एडल्टहुड में एंटर करता है, 15 साल का होता है, या फिर जब 18 इयर्स के वो टर्न होते हैं, या फिर आगे आगे डिफरेंट जो स्टेजेस रहेंगे उसे आइडेंटिफाई करना जरूरी है। कुछ लीगल हैसल्स भी होते हैं, लीगल प्रॉब्लम्स भी होती है, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन कैसे डिफरेंट है ये आपने थोड़ी देर पहले बताया। खास तौर पर मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, अभी फिलहाल कैश क्राइसिस एक तरह से हम जूझ रहे हैं, अभी भी बैंकों में भीड़ है, कैश मैनेजमेंट को लेकर लगातार हम रोज सुन रहे हैं, सरकार की तरफ से भी सफाई आ रही है। ऐसे में इन सब बातों का ध्यान रखते हुए कैसे मैनेज किया जाए सब कुछ, यानी कि बजटिंग कैसे की जाए और गार्जियनशिप ये कितनी इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि मान लीजिए कि अभी फिलहाल पेरेंट्स हैं, लेकिन वो फ्यूचर का देखते हुए, रिटायरमेंट प्लानिंग को भी कंसिडर करते हुए एक गार्जियन का चुनाव, ये सभी अहम मुद्दे हैं। तो मैं आपसे चाहूंगी एक एक करके इन सभी मुद्दों पर आप हाईलाइट करें और बताएं हमारे दर्शकों को कि कैसे वो प्लानिंग कर सकते हैं बेहतर तरीके से स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन के। बिल्कुल। तो पहला फैक्टर जैसे मैंने बताया, लाइफ स्टेजेस की आइडेंटिफाई करके आपको वो प्रेशर पॉइंट्स निकालने हैं या आइडेंटिफाई करने हैं जहाँ पे आपको प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। दूसरा आते हैं हम लीगल और एस्टेट प्लानिंग पे। आमतौर पर जब भी बच्चा माइनर होता है तो पेरेंट्स जो होते हैं वो नेचुरली लीगल गार्डियन माने जाते हैं, लेकिन जब 18 साल की उम्र हो जाती है तो उसके बाद बच्चा भी मेजर हो जाता है और वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है। लेकिन स्पेशल नीड्स के केस में अगर बच्चा लाइफ लॉन्ग सपोर्ट मांगता है और वो अपने डिसीजन नहीं ले सकता तो किसी को लीगल गार्डियनशिप लेनी पड़ती है। तो 18 साल की एज पे पेरेंट्स को लीगल गार्डियनशिप लेनी पड़ती है, क्योंकि नेचुरली वो लीगल गार्डियन नहीं रहते हैं अब, तो उनको लीगल गार्डियनशिप लेनी पड़ेगी। इसके अलावा एस्टेट प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। माँ बाप के बाद बच्चों का कैसे रहेगा, क्या होगा, उसकी फाइनेंशियल नीड्स कैसे होंगी, तो इसके लिए एस्टेट प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है प्लान करने के लिए। कौन गार्डियन होगा, कौन केयर गिवर होगा, कौन फाइनेंशियल अफेयर्स देखेगा, कौन पर्सनल अफेयर देखेगा,
विल, प्राइवेट ट्रस्ट, इनका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके बाद कैसे एसेट डिस्ट्रीब्यूट होंगे, किसको जाएंगे, ट्रस्ट को एसेट कैसे जाएगा, ये जब तक आप डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो एस्टेट प्लानिंग में आपका विल, ट्रस्ट, गार्डियनशिप का इनका होना, इनका प्लान करना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, जैसे आप कह रहे हैं कि इसमें कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस में भी हो सकती हैं आम केसेस से हटके, तो ऐसे में अगर कोई फाइनेंशियल एसेट है और उसका बेनिफिशियरी कोई अपने बच्चे को बनाना चाहता है जो कि स्पेशल नीड चिल्ड्रन है, ऐसे में क्या किस तरह की लीगल हैसल हो सकती है, किसी तरह की डिफिकल्टी माँ बाप फेस कर सकते हैं? सी इन जनरल जब भी हम बच्चों के नाम पे कोई एसेट हम चाहते हैं कि हमारे बाद वो एसेट बच्चे को जाए, तो हम बच्चे को बेनिफिशियरी बना देते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि बच्चा जब तक माइनर है कोई गार्डियन अपॉइंट होगा, और माइनर होने के बाद, मेजर होने के बाद तो खुद डिसीजन ले सकता है। लेकिन स्पेशल नीड चाइल्ड के केस में क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग सपोर्ट उसको जरूरत होगी, वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता, तो उसको अगर हम डायरेक्ट बेनिफिशियरी बनाएंगे तो मान लीजिए अपने लाइफ इंश्योरेंस, अगर लाइफ इंश्योरेंस में उसको डायरेक्ट बेनिफिशियरी बना दिया तो सारे के सारे प्रोसीड उसके हाथ में जाएंगे। अब क्योंकि वो फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले सकता, तो वो फंड्स का यूटिलाइजेशन कैसा होगा, तो आपकी जो प्लानिंग है वो वहां पर जो है खराब प्लानिंग हो जाती है वहां पे। इसके लिए आपको ट्रस्ट की जरूरत पड़ती है। आप क्योंकि ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टी होते हैं, एक अलग लीगल एंटिटी होती है जिसमें बच्चा बेनिफिशियरी होता है, तो आप ये इंश्योर कर देते हैं कि आपके बाद भी बच्चे के जो फाइनेंशियल अफेयर्स हैं वो मैनेज होंगे और उसी की बेनिफिट के लिए। तो ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड्स होगा। जैसे आपने कहा विल की यहाँ पर इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आमतौर पर भी इस शो पर जो एक्सपर्ट्स आते हैं वो ये रेकमेंड करते हैं कि आप एक विल जरूर बनाएं, और ये बहुत आसानी से बनता है। किसी भी दो विटनेसेस की प्रेजेंस में आप एक नॉर्मल पेपर पर भी विल बना सकते हैं। लेकिन इस केस में, स्पेशल नीड्स के चिल्ड्रन के केसेस में, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है? विल की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि आप अगर ट्रस्ट बना रहे हैं, अब मान लीजिए बहुत सारी रियल एस्टेट है, आप एक लीगेसी बच्चे के लिए छोड़ के जा रहे हैं, वो लीगेसी कैसे जाएगी, कैसे ट्रस्ट को जाएगी। स्पेशल नीड के अलावा आपके पास और फैमिली मेंबर्स भी हैं, कोई सिबलिंग भी हो सकता है, उसको एसेट कैसे जाएंगे, ये आप विल के अंदर लिखेंगे तो आपकी विश के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होता है। वरना इंडियन सक्सेशन एक्ट बना हुआ है जिसके अंदर सारे एसेट आपके लीगल, जितने लीगल हायर होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। उस केस में जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो ट्रस्ट को नहीं जाएगा। इंडियन सक्सेशन एक्ट में जो भी आपके लीगल हायर्स हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो स्पेशल चाइल्ड उसको भी एक पोर्शन आपकी एसेट का चला जाएगा, तो आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हुआ। इसके लिए विल बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि विल के थ्रू ही आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपके बाद आपका एसेट जो भी आपने क्रिएट किया है वो ट्रस्ट में जाए। तीसरा जो अहम स्टेप आपने बताया इंश्योरेंस प्रोटेक्शन का, ऐसे मामलों में इंश्योरेंस की प्लानिंग अलग होगी, लेकिन कैसे अलग होगी? देखिए, आमतौर पर जब भी हम लाइफ इंश्योरेंस की प्लानिंग करते हैं तो उस केस में जो भी ब्रेड विनर होता है उसकी इंश्योरेंस की हम कैलकुलेशन करते हैं और उसी के ऊपर हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। हाउसवाइफ के ऊपर हम एडवाइस करते हैं कि इंश्योरेंस लें, बट शायद उतना ज्यादा महत्व नहीं होता जितना एक ब्रेड विनर का। इंश्योरर्स ही इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, वो भी नहीं लेते हैं। और आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो हाउसवाइफ को जो भी हस्बैंड का इंश्योरेंस है उसका 50% मिलता है, बट यहाँ पे एक पेरेंट, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, वो अपनी जॉब छोड़ के वो 24 आवर्स वो बच्चे की केयर पे लगेगा। तो जो वैल्यू एक ब्रेड विनर की होगी वो उतनी ही वैल्यू एक इंपॉर्टेंस उस पेरेंट की भी होगी जो बच्चे की फुल टाइम केयर करता है। तो लाइफ इंश्योरेंस के केस में दोनों की इक्वल वैल्यू है, तो दोनों को वैल्यू करके दोनों के नाम पे लाइफ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा फैमिली को। इसी तरह से हेल्थ इंश्योरेंस की भी प्लानिंग भी आ जाती है, बट क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया बहुत ज्यादा कंपनीज स्पेशली एबल जो बच्चे होते हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं करते। प्रोडक्ट्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। बिल्कुल। 3 स्टेप्स पर अब तक हमने बात की। एक छोटे से ब्रेक के यहाँ रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। जितेंद्र सोलंकी हमारे साथ बने रहेंगे, बताएंगे और कैसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बेहतर कर सकते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए। एक ब्रेक, चलवाते हैं। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। जितेंद्र सोलंकी आज के एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, अब तक आपने 3 स्टेप्स बताए जो पेरेंट्स को ध्यान में रखने होंगे स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन की फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त। चौथा स्टेप है कैश मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ। कैश मैनेजमेंट वो भी इस डीमोनेटाइज्ड वर्ल्ड में कैसे डिफरेंटली करना है, और एग्जैक्टली कैश रिजर्व्स के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे परिवारों में ज्यादा कैश की जरूरत है, इस सिनेरियो में कैसे मैनेज करें?
और देखिए कैश बजटिंग इन फैमिलीज की बात करते हैं तो क्योंकि एक स्पेशल चाइल्ड है उसके एक्सपेंसेस बिल्कुल अलग होंगे, मेडिकेशन है, थेरेपीज है जी। और भी तरह की रिक्वायरमेंट होती है और आपका एक हाउस होल्ड बजट है। अगर आप मिक्स करके चलेंगे तो आपको ये कभी पता नहीं लगेगा कि आप उस बच्चे की नीड पर आप कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जी। और इन्फ्लेशन के साथ एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आपके इनकम रिसोर्सेज मिसमैच हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे के एक्सपेंसेस अलग से आइडेंटिफाई करके चलें, इससे आपको जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट है वो भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। तो बजटिंग का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, क्योंकि कई फैमिलीज के साथ मैंने डील किया है और ये पाया है कि जो बच्चे की ऊपर जो एक्सपेंस करते हैं तो वो कई बार विद इन मीन्स नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा निकल जाता है जब हम और हाउस होल्ड बजट को जब हम उसके अंदर काउंट करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों आप अलग से आइडेंटिफाई करें। और कैश रिजर्व पर आते हैं, क्या होता है कि फ्यूचर में कैसी भी रिक्वायरमेंट आ सकती है। एक तो रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं, एक अगर कोई लाइफ सपोर्ट बीच में कोई ज़रूरत है उसके लिए एडिशनल एक्सपेंसेस आ सकते हैं। तो इस तरह के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए आमतौर पर जो हम 4 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड हम बोलते हैं, इन फैमिलीज के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। जी, यानी जो आमतौर पर इमरजेंसी फंड होता है आपकी सैलरी का 4 गुना या 6 गुना जितनी भी आपकी लिमिट है उसके अकॉर्डिंग, उससे थोड़ा ज़्यादा कैश। हाँ, ये फैमिलीज के लिए प्रॉब्ली 9 से 10 महीने का एक्सपेंसेस जो है अगर आप इमरजेंसी फंड बना के चलेंगे तो शायद जो आने वाली जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट है या इस तरह की रिक्वायरमेंट है वो आप आसानी से मीट कर पाएंगे। तो कैश रिजर्व एक थोड़ा सा हायर अमाउंट हो जाता है जो आप इन फैमिलीज को लेके चलना पड़ता है। जी जी। जो छठा स्टेप आपने बताया और इससे पहले भी इसका जिक्र है गार्डियनशिप को लेकर, आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, क्या मापदंड हो सकते हैं ये तय करने के लिए कि ये हमारे बच्चे के लिए बेस्ट गार्जियन होगा। ट्रस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा किन बातों का ख्याल रखना है? देखिए, गार्डियनशिप में 2 तरह की हो जाती हैं, एक तो फाइनेंशियल अफेयर्स कौन मैनेज करेगा और एक पर्सनल अफेयर्स है। गार्डियनशिप या गार्डियन अपॉइंट करना सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है इन फैमिलीज के लिए, क्योंकि आपके बाद वो गार्डियन ही आपके बच्चे की केयर करेगा। गार्डियन अवेयर हो आपके बच्चे की रिक्वायरमेंट से, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आमतौर पर जो माता पिता जिस तरह से केयर करते हैं वो इन एंड आउट बच्चे के बारे में सब कुछ जानते हैं, उसकी नीड क्या है, हैबिट क्या है, बिहेवियर क्या है। अब सडनली डेथ हो जाती है और कोई गार्डियन अपॉइंट होता है तो उसके लिए समझना बहुत मुश्किल होगा जी। इस तरह के और आमतौर पर भी बहुत मुश्किल होता है कि गार्डियन जो है सडनली जो है एकदम से उसको सब कुछ मालूम हो। तो या तो आप गार्डियन पहले से अपॉइंट करते हैं, उसको धीरे धीरे समझाते हैं जिससे कि आप टाइम लें, गार्डियन को भी टाइम दें। जो 7वां स्टेप और सबसे अहम स्टेप है वो है रिटायरमेंट प्लानिंग का। स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन के साथ माता पिता की रिटायरमेंट प्लानिंग तैयारी अलग से होनी चाहिए, जैसा कि हम बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं। कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है? रिटायरमेंट प्लानिंग में क्या होगा, जब रिटायरमेंट प्लानिंग के अंदर क्योंकि बच्चे के एक्सपेंसेस भी जुड़े होते हैं, अब बच्चे की प्लानिंग के लिए कोई सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे आपको लोकेशन शिफ्ट करनी पड़े क्योंकि आपकी सिटी में उतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, आपको रिटायरमेंट डिले करना पड़ सकता है। तो ये सब फैक्टर्स को लेके और क्या रिटायरमेंट कॉर्पस रिक्वायर्ड होगा ये आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, इसी के साथ आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। चलिए, तो 7 स्टेप्स आपने बताए और बहुत कुछ बताया डिसेबिलिटी बिल के बारे में। दर्शकों से ये अपील होगी हमारी कि शो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय, अपने सुझाव भेज सकते हैं इस कार्यक्रम में। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल पूछें और शो को और बेहतर कैसे बना सकते हैं वो भी बताएं। शुक्रिया जितेंद्र आपका, कीमती समय निकाला आपने, बातचीत की हमसे और बहुत कुछ बताया डिसेबिलिटी बिल के बारे में। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।